नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंदर हम लोगों ने जनवरी से लगाकर जुलाई माह तक की महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी वो अब तक पढ़ ली हैं। ये सारी कक्षाएं चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए तो उपयोगी साबित होने वाली हैं। साथ ही अभी हाल ही के अंदर 2025 सभी में जो भी एग्जाम होने वाले हैं जिनमें राजस्थान करंट अफेयर्स का वेटेज है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वो कक्षाएं उपयोगी साबित होगी। अब हम लोग विद्यार्थी काफी समय से बोल रहे हैं कि भारत का साथ में करवाएं। मैंने पहले ही बोला था कि हम राष्ट्रीय स्तर का भी करंट करेंगे, लेकिन पहले राज्य स्तर का जुलाई तक करने के बाद में। तो अब जो राष्ट्रीय स्तर का जो करंट है इसको लेकर माहवार न करते हुए जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको एक साथ लेने के लिए सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण जो सूचकांक है, जो रिपोर्ट 2025 और 24 की जारी की गई है हाल ही के अंदर, और उसमें भारत का क्या योगदान है महत्वपूर्ण तरीके से, तो आपको यही ध्यान में रखना है। अगर आप चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें राष्ट्रीय स्तर का करंट है और राष्ट्रीय स्तर के करंट में कोई सूचकांक अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें भारत की पोजीशन आपको 100% पूछने की संभावना रहेगी। तो बाकी देशों की याद रहे नहीं रहे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भारत की क्या स्थिति किसी रिपोर्ट के अंदर क्या रही है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो आज से हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय स्तर का करंट। इसमें सबसे पहले हम सूचकांक के बारे में बात करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक और जो रिपोर्ट 2025 की आई वो। उसके बाद में हम लोग विभिन्न जो पुरस्कार 2025 के महत्वपूर्ण रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी भारत को कहीं न कहीं योगदान किसी पुरस्कार के अंदर है, उन पुरस्कार की भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद में खेल है या अन्य जो भी सम्मेलन वगैरह हुए हैं उन सब की बात राष्ट्रीय स्तर से जोड़कर करने वाले हैं। तो ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। सारी क्लासों को संकुचित करते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपके करंट को निपटाया जाए, ताकि आपको रिवीजन का भी अच्छे से जो समय मिले। वैसे करंट के लिए आप दूसरी चीज में रिवीजन करते जाइए, करंट के लिए आपको 1 घंटा ही देना है और इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस कंटेंट से बाहर है जो प्रश्न नहीं जाए। जिस हिसाब से अधीन सेवा चरण बोर्ड प्रश्न बना रहा है उसी हिसाब की कक्षाएं और लेंगे आगे, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आधारित भी हम कक्षाएं लेने वाले हैं। साथ में 2025 के अंदर जो करंट के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी एक क्लास लेने का विचार है, जिसमें 2025 के अंदर विभिन्न भर्तियों के अंदर अधीन सेवा चयन बोर्ड ने किस हिसाब से प्रश्न पूछे हैं, कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न है जो ये बोर्ड पूछता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सूचकांक एवं जो रिपोर्टें हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। विश्व स्तर की रिपोर्ट है, लेकिन कब जारी हुई है तारीखें सभी की याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए, तारीखें याद करनी है तो बहुत सारी मार्केट में किताबें आई हैं, सबके अंदर आपको डेट से सारी चीजें दी हुई है, लेकिन इतने डेटा है जो याद हमेशा नहीं रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति होता है, जो भी पढ़ने वाला होता है चाहे नहीं पढ़ने वाला होता है, सबकी स्मृति समान होती है और याद करने की कैपेसिटी वैसे होती है। कोई का याद करने का तरीका अलग रहता है, कोई के याद करने का तरीका अलग रहता है, वो सबकी अपने अपनी अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन याद करने की जो क्षमता है वो लगभग समान होती है। आप किसी चीज को कितने समय तक याद रख सकते हो? अगर इस डेट को याद रखोगे तो आप कम से कम 2 बार रिवीजन करोगे तो 10 दिन तक याद रहेगी, नहीं तो फिर आपके सारा गोलमाल होने वाला है। तो ज्यादा डेट के चक्कर में नहीं आपको फंसना है, एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं, फैक्ट है, साथ में ध्यान रखते जाना। याद रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन भारत की पोजीशन है जो आपको 100% ध्यान में रखनी है। भारत की पोजीशन इन रिपोर्टों की पूछी जा सकती है, और इसमें भी जो वेरी इंपोर्टेंट रिपोर्ट आपके लिए होगी, जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगेगा कि ये रिपोर्ट या ये सूचकांक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा मारने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, जो मुझे लग रहा है उस अनुसार मैं आपको साथ में विचार भी करवा दूंगा कि इसका आप थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसकी अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब है कि जेंडर का मतलब क्या होता है कि आपके लिंग के अनुसार जो समानता है असमानता है उसके आधार पर ये रिपोर्ट है जो तैयार की जाती है। ये जो रिपोर्ट है ये विश्व जो आर्थिक मंच है उसके द्वारा तैयार की जाती है। एक बात ये ध्यान रखनी है, विश्व आर्थिक मंच विभिन्न देशों के सर्वे के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करता है कि इसमें लैंगिक समानता कितनी है। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग, और गैप मतलब आप समानता असमानता कितनी रखते हैं। जैसे जिसको हम बोलते हैं कि
लड़के और लड़कियों में भेदभाव, सामान्य अर्थ में अगर आप समझे कि लड़के और लड़कियों में विभिन्न देशों के अंदर भेदभाव के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। कौन से देश है जहां पर भेदभाव नगण्य है, बहुत कम है, अच्छा प्रदर्शन है, वो है, और कुछ ऐसे देश हैं जहां आज भी बहुत ज्यादा अंतर इनके बीच में रहता है। हमारा भारत भी इसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और स्थिति में सुधार आ रहा है कि भेदभाव कम किया जाए। फिर भी इतनी बढ़िया पोजीशन हम भारत की ज्ञान इस जो जेंडर गैप रिपोर्ट आई है इसमें हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भारत का अभी जो वर्तमान में स्थान है वो 130 प्लस है, 131वें स्थान पर भारत इस रिपोर्ट के अंदर है। तो ये भी कोई अच्छी खुशखबरी वाली बात नहीं है कि हम विश्व के 100 देशों से बाहर है। इस स्थिति में अभी भी हमारे देश के अंदर आपके भेदभाव की अगर बात करें या लैंगिक समानता की बात करें तो इसमें पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अभी भी वो समानता के अधिकार पूर्ण नहीं है। इसीलिए विभिन्न सरकारों का आपने प्रयास देखा होगा, विभिन्न जो सरकारें हैं वो लगातार प्रयास करती हैं, कुछ ऐसी नीतियां लाती है, कुछ ऐसी योजनाएं लाती हैं। अब तो संसद के अंदर वो भी बिल पास हो रखा है, जल्दी वो जनगणना के बाद में लागू होगा 2026 के परिसीमन के बाद में, इसमें आपके 33% सीटें जो रिजर्व होने वाली हैं सांसदों के लिए, विधायकों के लिए वो भी हैं, 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। ये सारा क्या है, ये इस गैप रिपोर्ट को कम करने का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये गैप रिपोर्ट वैसे वर्तमान के पढ़े लिखे जमानों में इतनी रहती नहीं है, फिर भी इसका उद्देश्य ये है कि कौन से जो देश है वो इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन से देश में जो लैंगिक समानता अधिक है, कौन से में असमानता अधिक है। तो सबसे पहले भले हम नोट कर सकते हैं जारीकर्ता, जारी कौन करता है इसको, तो जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है, एक तो ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा है जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है। एक बात तो ये ध्यान में बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है इसका संस्करण, संस्करण मतलब कितने बार ये जारी हो चुकी है, तो इसका जो संस्करण है वो है आपके 19वां संस्करण है। 2006 के अंदर, 2006 के अंदर पहली बार है जो ये आपके जेंडर जो गैप रिपोर्ट है ये जारी की गई थी। ग्लोबल मतलब विश्व है, विश्व जो लैंगिक समानता रिपोर्ट है पहली बार 2006 में जारी की गई थी। लगभग प्रतिवर्ष का विश्व जो आर्थिक मंच है वो जारी करता है और हाल ही के अंदर इसका 19वां संस्करण है जो जारी किया गया है, ये ध्यान में रखना है। अब विश्व स्तर पर प्रथम स्थान, प्रथम स्थान ये ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, प्रथम स्थान। तो विश्व में जो पहले स्थान पर है वो है आपके आइसलैंड, आइसलैंड बर्फ का घर है ना। आइसलैंड जो देश है वो विश्व में आपके ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पहले नंबर पर है। यहाँ सबसे अच्छी स्थिति है, लैंगिक समानता सबसे बढ़िया है, सबसे कम असमानता पाई जाती है विश्व में अगर कोई देश में तो आपके आइसलैंड देश है, यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब भारत की क्या पोजीशन है, भारत का स्थान भी आप लोग नोट कर लेना। भारत का स्थान वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, स्टार कर लीजिए कि भारत का स्थान आपको किसी भी एग्जाम के अंदर पूछने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। तो भारत का 131वां है जो स्थान है, भारत का 131वां स्थान है। और 2024 की अगर बात करें, 2024 की अगर बात करें तो 2024 के अंदर भारत था, 2024 में भारत का स्थान 129वां था, 129वां था। अब इसका मतलब क्या समझे, इस स्थिति के अनुसार भारत में लैंगिक समानता कम हो रही है या बढ़ रही है, लगातार लैंगिक असमानता बढ़ रही है। इसका मतलब यही हुआ क्योंकि 2024 में 129 पर थे और वापस गिर के अब कहाँ चले गए हैं, 131वें स्थान पर चले गए हैं। तो इस रिपोर्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, भारत 131वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद में है मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक भी बोल सकते हैं इसको, मानव विकास सूचकांक 2025 है ना। रिपोर्ट अगर थोड़ा अलबेला लग रहा है तो मानव विकास सूचकांक, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI बहुत महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी की दृष्टि से भी और आपके करंट की दृष्टि से भी। प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट है जो जारी की जाती है। सबसे पहले अगर आपको पता हो तो 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, वैसे उसके द्वारा ही जारी की जाती है। और सर्वप्रथम 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा है जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है यही ये रिपोर्ट है जो जारी करता है, इसको बोलते हैं UNDP,
यूएनडीपी जो है इसके द्वारा प्रति वर्ष है जो मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक का मतलब है किसी भी देश के अंदर मानव के विकास की क्या स्थिति है या मानव की क्या स्थिति है, उनके रहने का, उनके स्वास्थ्य का, उनके खाने का, उनके पीने का क्या स्थिति है, उसके आधार पर है जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है। मोस्टली इसमें जो मानव विकास सूचकांक तैयार किए जाते हैं तो इसमें जिन चीजों का ध्यान में रखा जाता है उनमें एक तो आपके शिक्षा किन के स्तर पर, किस स्तर के आधार पर ध्यान रखा जाता है। एक तो शिक्षा का इसमें ध्यान में रखा जाता है, दूसरा इसमें स्वास्थ्य का ध्यान में रखा जाता है, और तीसरा है जीवन स्तर। जीवन स्तर कैसा है लोगों का, जिसको हम आय बोल सकते हैं, जीवन स्तर या आय। इन तीन के आधार पर है जो ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। शिक्षा में क्या स्तर है किसी देश के अंदर लोगों का, वो देखा जाता है। स्वास्थ्य में क्या स्तर है, किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा है, किस प्रकार की बीमारियों से निपट रहे हैं लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और तीसरा जो इसमें स्तर है वो है जीवन स्तर। तीन आधार पर जो तीसरा आधार है जीवन स्तर का मतलब है लोगों की आय, मतलब गरीबी सूचकांक से नीचे कितने हैं, अच्छा जीवन स्तर कौन जी रहा है, उसके आधार पर है जो प्रति वर्ष यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। दो नाम इसके मामले में बहुत प्रसिद्ध है, एक डॉक्टर महबूब होलक हैं और एक आपके हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनका भी इसमें योगदान रहा है। और डॉक्टर महबूब होलक जो है ये आपके पाकिस्तान के हैं, उनका भी इसमें योगदान रहा है। इनके प्रयासों से ही प्रतिवर्ष ये मानव विकास रिपोर्ट है जो जारी की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार पर जारी की जाती है। अभी 2025 की ये मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है जो आई है, एचडीआई जो सूचकांक है वो आया है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, ठीक है, प्रथम स्थान इसका आप नोट कर लें। प्रथम स्थान अभी हाल ही के अंदर ये रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। प्रथम स्थान पर कौन है, आइसलैंड जो देश है ये इसमें आपके प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है भारत का स्थान, भारत की क्या पोजीशन है, भारत का स्थान। तो भारत का जो स्थान है वो है आपके 130वां स्थान है, और जो स्कोर है वो 0.685 स्कोर है। 0.685 सूचकांक के साथ में भारत आपके 130वें स्थान पर है, और भारत इसमें मध्यम श्रेणी के अंदर आता है। कौन सी श्रेणी के अंदर आता है, मध्यम श्रेणी के अंदर आता है। तीन श्रेणियां होती हैं, एक उच्च श्रेणी होती है, एक मध्यम श्रेणी है और एक निम्न श्रेणी है। तो भारत जो 8 या 8 से अधिक के आपके स्कोर के अंदर होता है उनको उच्च श्रेणी के अंदर शामिल किया जाता है, और उनसे नीचे वाले जो होते हैं उनको मध्यम श्रेणी में, लगभग 4 से नीचे के जो होते हैं उनको निम्न श्रेणी के अंदर शामिल किया जाता है। तो भारत की जो स्थिति है वो भारत इसमें मध्यम श्रेणी के अंदर है। लगभग ये 193 देशों का सूचकांक है ना, 193 देशों का सूचकांक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत की बात अगर 2024 की करें तो भारत 2024 में 134वें स्थान पर था। 2024 में 134वें स्थान पर था। इसका मतलब एचडीआई रिपोर्ट के अंदर भारत की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, भारत अब 130वें स्थान पर है। हालांकि भारत से के जो पड़ोसी देश है, चाइना है, श्रीलंका है, नेपाल है, इनकी स्थिति भारत से बढ़िया है, ये एचडीआई सूचकांक में भारत से आगे है, लेकिन भारत जो है वो आपके 130वें स्थान पर है। आइसलैंड देश पहले नंबर पर, आप ध्यान रख लेना। इंटरनेशनल में इतना ध्यान आपको नहीं देना है, केवल हम जानकारी के लिए साथ में डाटा दे रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, बाकी ज्यादा एक्स्ट्रा इसके संबंध में आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपसे प्रश्न पूछेंगे, यही पूछेंगे मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर था, तो भारत 130वें स्थान पर है। इसके बाद में है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया है। सबसे पहले तो इसका संस्करण, तो इसके अगर संस्करण की बात करें, ये भी आपके 19वां संस्करण है। 19वां संस्करण मतलब लगभग 2006 को पहली बार है जो वैश्विक शांति जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। वैश्विक शांति का मतलब विश्व के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में शांति के मामले में कौन सा देश है, शांति के मामले में सबसे अच्छी स्थिति कौन से देश की है। तो विश्व में जो पहला स्थान है, एक तो ये ध्यान रखना आपको, पहला स्थान विश्व में इसमें पहला स्थान है आइसलैंड का। अब अगर विश्व लेवल के भी आपको याद करने तो मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा तकलीफ होगी। जो अच्छी पोजीशन में देश है वो बार बार आ रहा है। आइसलैंड आपने देखा होगा 3 हमने अब तक रिपोर्ट ली है,
है ना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भी पहले नंबर पर आइसलैंड, और आपके मानव विकास सूचकांक पहले नंबर पर आइसलैंड, और अभी इस वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भी पहले नंबर पर कौन है, आइसलैंड देश है। तो तीनों ही स्थिति में आइसलैंड जो है वो पहले नंबर पर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपके भारत की स्थिति आप नोट कर लें। भारत का स्थान विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो भारत का जो स्थान है इसमें वो आपके हैं 115वां। विश्व में शांति के मामले में भी भारत 100 से बाहर है ना। इतनी अच्छी शांति की स्थिति भारत में नहीं है। तो भारत कौन से पोजीशन पर है, 115वें नंबर पर है, ये ध्यान में रखना है। 2.2 का लगभग स्कोर है भारत का, और इस स्कोर के साथ में भारत 115वें नंबर पर है विश्व में शांति के मामले में, शांति के मामले। और विश्व में जो सबसे ज्यादा अशांत देश है वो आपके हैं रूस, है ना, जिसको हम अंतिम स्थान में शामिल कर सकते हैं। अंतिम स्थान, अंतिम स्थान पर कौन है, रूस। अब देखो रूस इतना बड़ा देश है लेकिन शांति यहाँ पर नहीं है। 163वां स्थान, क्योंकि 163 देशों की ये सूची तैयार की गई है। 163 देशों का ये सूचकांक बना है सर्वे के आधार पर। इसमें सबसे अच्छी पोजीशन आइसलैंड की है, सबसे खराब पोजीशन किसकी है, रूस की है। ये दोनों डेटे आप अगर साथ में करंट देख रहे हैं और किसी में इंटरनेशनल करंट आ रहा है तो आपको ये डाटा ध्यान में रखने हैं, बाकी आपके काम के नहीं है। आपके जो स्टार किया वो काम का है। भारत का स्थान क्या है, तो भारत 115वें स्थान पर है। रूस सबसे खराब स्थिति में, आपको पता ही होगा कि रूस यूक्रेन का जो लगातार युद्ध चल रहा है तो वहां शांति का माहौल इतना नहीं है। तो ये एक शांति सूचकांक है, अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। प्रेस का मतलब होता है मीडिया। तो मीडिया की स्वतंत्रता किसी देश के अंदर कैसी है उसके आधार पर ये रिपोर्ट है जो तैयार की जाती है। तो विश्व में जो प्रथम स्थान है, सबसे पहले हमारे को प्रथम स्थान वाला मामला अच्छे से मालूम होना चाहिए कि विश्व में सबसे अच्छी मीडिया की स्थिति कौन से देश के अंदर है। तो विश्व में पहला स्थान नॉर्वे का है। नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे देश के अंदर प्रेस स्वतंत्रता सबसे अधिक है। मीडिया सबसे अच्छे तरीके से स्वतंत्र है, कहीं किसी से दब के जो कवरेज नहीं करता है, अपने स्थान पर स्वतंत्र है। हम लोग अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान बहुत खराब है। भारत का स्थान बहुत खराब है। बात अगर भारत की करें, आपको तो मोस्टली मैंने बोल दिया, भारत जहाँ आता है वहां तो डबल स्टार करना ही है। भारत का जो स्थान है, भारत का जो स्थान है वो कौन सा है वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो भारत है 151वें नंबर पर। भारत का जो मीडिया है, मतलब भारत की जो प्रेस स्वतंत्रता है, मीडिया नहीं, प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है इसमें भारत की पोजीशन क्या है, 151वीं पोजीशन है। और लगभग इसका जो स्कोर है वो आपके 32 का है। 32 के स्कोर के साथ में भारत 100 आपके 51वें नंबर पर है। हालांकि 151वां नंबर मतलब अच्छी पोजीशन हम इसको नहीं कह सकते, भारत की पोजीशन खराब है। मीडिया इतना स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र या नहीं होने का मतलब ये विशेष सूचकांक जो तैयार किए जाते हैं विशेष रिपोर्ट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उस रिपोर्ट में कुछ आधार होते हैं, उन आधार पर ये सूचकांक तैयार होते हैं। तो हो सकता है मीडिया स्वतंत्र नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि मीडिया बोल नहीं सकता। मीडिया मतलब पूर्णतया स्वच्छ जो मीडिया होता है वैसी भूमिका में नहीं है, इसीलिए ही 151वां स्थान जो स्थिति है भारत में मीडिया की है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगर हम लोग बात करें। और अंतिम स्थान पर इरिट्रिया देश से, इरिट्रिया देश आपने सुना होगा, इरिट्रिया देश की पोजीशन है वो सबसे खराब है, अंतिम स्थान, है ना। अंतिम स्थान पर कौन है, इरिट्रिया देश। इरिट्रिया जो देश है ये आपके इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे अंतिम पोजीशन पर है इरिट्रिया देश। अच्छे से ये ध्यान में रखना है। कुल 180 देशों का ये सर्वे था। कुल कितने देशों का सर्वे था, 180 देशों का, और 180वें नंबर पर कौन है, इरिट्रिया देश है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट्स विदाउट जो बॉर्डर्स है उसके द्वारा ये रिपोर्ट आपके जारी की गई है। कौन जारी करता है, सारी बातें आपको ध्यान रखने की मैंने क्या बोला जरूरत नहीं। आप अगर इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कोई इसमें इंटरनेशनल लेवल का करंट आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको गहराई में इसका ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा है जो ये जारी किया गया है। तो रिपोर्ट्स विदाउट जो बॉर्डर्स हैं, भले लिख लें आप, जारी करता, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा है जो ये जारी किया गया है। बाकी आपको भारत की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है, हाँ, इसके बाद में है
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में जारी किए गए हैं। 10वीं बार ये सतत विकास के लक्ष्य है जो जारी किया गया, इसका संस्करण 10वां है। 2015 के अंदर विश्व स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों के लिए है जो एक रोड मैप तैयार किया जाता है जिसको हम एसडीजी बोलते हैं। 17 जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, 17 एसडीजी तैयार किए गए हैं, मतलब 17 सतत विकास के लक्ष्य हैं। इन 17 सतत विकास के लक्ष्य, जो सतत विकास के लक्ष्य की अगर बात करें, सतत विकास के टोटल लक्ष्य कितने हैं? 17 लक्ष्य। ये लक्ष्य पूर्ति करने के लिए जो रोड मैप है वो आपके 2030 तक का है। 2030 तक का कोई भी देश है वो इनकी जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इनको पूर्ण करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। ये जो वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन है, पर्यावरण प्रदूषण है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं उनको लेकर ये जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं इसमें शिक्षा वगैरह सारी चीजें शामिल है ना एसडीजी के लक्ष्यों में। तो 17 कुल लक्ष्य हैं, 2030 तक ये लक्ष्य पूरे करने हैं। इसके लिए क्या है कि प्रति वर्ष एक रिपोर्ट तैयार की जाती है ना, प्रति वर्ष रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जाता है कि कौन सा देश है जो इन लक्ष्यों को हासिल करने में आगे हैं, कौन से देश की क्या स्थिति है, उसके आधार पर ये लक्ष्य जो लक्ष्य हैं उनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो लगभग 2015 से प्रति वर्ष है जो ये रिपोर्ट तैयार हो रही है। अभी हाल ही के अंदर इसका जो संस्करण है वो 10वां है। एक बात तो ये ध्यान में रखना, 10वीं बार है जो ये रिपोर्ट तैयार हुई है ना, सतत विकास के लक्ष्य के लिए 10वीं बार ये रिपोर्ट तैयार हुई है, इसलिए इसका संस्करण कौन सा है? 10वां। एक बात तो आपको अच्छे से ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? शीर्ष स्थान मतलब टॉप पर कौन है, पहले नंबर पर कौन है? तो शीर्ष स्थान इसमें है फिनलैंड का, शीर्ष स्थान है फिनलैंड देश इसमें शीर्ष स्थान पर है सतत विकास के लक्ष्यों में। अभी जो पहले स्थान पर चल रहा है वो फिनलैंड देश चल रहा है, एक बात आप ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भारत का स्थान, भारत की क्या पोजीशन है वो अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत का स्थान, भारत का इसमें जो स्थान है वो है आपके 99 स्थान पर है भारत सतत विकास के लक्ष्य सूचकांक के अंदर। भारत की जो पोजीशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये जो लक्ष्य आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था स्टार कुछ करने हैं। एक तो सतत विकास के लक्ष्य जहां आए हैं क्योंकि विश्व स्तर पर प्रत्येक देश अब इन लक्ष्यों को पूरे करने के अंदर लगा हुआ है। तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? भारत इसमें आपके 99 स्थान पर है, ये ध्यान में रखना है। फिनलैंड आपके इसमें पहले स्थान पर है। और कुल जो इसमें देश है वो 167 देशों की ये रिपोर्ट है, 167 देशों की रिपोर्ट है। संस्करण इसका 10वां है, 10वीं बार है जो ये रिपोर्ट जारी हुई है, ध्यान रखना ना है, ठीक है। और पीछे की अगर बात करें तो ये जो है मानव विकास रिपोर्ट, इसको आप स्टार कर लें। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है या मानव विकास सूचकांक जो है ये भी आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिक दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से आप लोग देखें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य के बाद में है विश्व खुशहाली सूचकांक। विश्व खुशहाली सूचकांक अच्छे से ध्यान रखना। खुशहाली का मतलब है कि विश्व के अंदर जो विभिन्न देश है उनकी क्या स्थिति है, कितने खुश हैं वो, कितने खुश है कि नहीं है, क्या स्थिति है, इसके लिए ये रिपोर्ट है। मतलब खुशहाली का मतलब है कि आरामदायक स्वतंत्र रूप से जिंदगी जी रहे हैं, किसी प्रकार की पीड़ा कष्ट में नहीं है, तो ऐसे देशों के लिए ये सूचकांक तैयार किए जाते हैं। अगर इस सूचकांक की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले है इसका संस्करण। विश्व आपके खुशहाली जो सूचकांक है इसके संस्करण की अगर बात करें तो 13वां संस्करण है ना, इसका जो संस्करण है वो आपके 13वां है। 13वीं बार है जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है विश्व में पहला स्थान, विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम स्थान का आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो विश्व में इसमें जो प्रथम स्थान है वो है फिनलैंड का। फिनलैंड देश जो आपके इसमें पहले था, सतत विकास के लक्ष्य में भी पहले नंबर पर था। तो इसका मतलब यहाँ लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, सबसे ज्यादा आरामदायक जिंदगी जीते हैं। तो फिनलैंड की जो स्थिति है इसमें पहले नंबर पर है, एक बात ये ध्यान में रख लेना। उसके बाद में है भारत की स्थिति, भारत का स्थान, ये ध्यान में रखना है। भारत की अगर स्थान की हम लोग बात करें तो भारत आपके इसमें है 118वें स्थान पर, 118वें स्थान पर है। एक तो ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि भारत की जो स्थिति है वो क्या है, 118वीं है। और कुल जो देश इसमें है, कुल जो देश इसमें है वो आपके थे 147 देशों की
उस साल की ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसमें भारत का जो स्थान है वो 118वां है। आपके काम की जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक या इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर, ग्लोबल का मतलब पृथ्वी विश्व जो है, और फायर पावर मतलब सबसे ताकतवर। ताकतवर इसमें कैसे, सेना के मामले में या सामरिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो कौन सा देश है जो इसमें पावरफुल है, कौन सा देश है जो इसकी स्थिति सबसे बढ़िया है, उसके आधार पर ये सूचकांक है जो तैयार किया गया है। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक अगर बात करें तो विश्व में सबसे पहले पहला स्थान, सबसे ताकतवर देश की अगर बात करें, पहले स्थान की अगर बात करें तो पहले स्थान पर है अमेरिका देश। अमेरिका जो देश है, यूएसए है, वो आपके इसमें पहले स्थान पर है फायर पावर के अंदर। सबसे बढ़िया पोजीशन के अंदर कोई देश है तो कौन सा है, अमेरिका। हम बात भारत की करेंगे, भारत का स्थान, भारत का स्थान। तो भारत का विश्व में यहाँ अच्छी पोजीशन है। ताकतवर की दृष्टि से अगर हम लोग देखें, सामरिक दृष्टि से हम लोग देखें तो भारत विश्व में चौथे स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर। जो भारत की पोजीशन है वो कौन सी है, चौथी है। एक बात तो ये ध्यान रखना है। अब भारत से ऊपर कौन है, भारत से ऊपर कौन है, तो भारत से ऊपर 3 देश है, एक अमेरिका है, एक रसिया है, एक चीन है। तो दूसरे पर कौन आ जाएगा, रूस आ जाएगा, तीसरे पर कौन आ जाएगा, चीन आ जाएगा। ये आपके चारों देश हो गए टॉप 4। भारत की जो स्थिति है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर, मतलब विश्व में सेना की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से जो सबसे ताकतवर देश है उनकी श्रेणी में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। भारत से ऊपर सबसे ज्यादा ताकतवर जो है विश्व में वो अमेरिका देश है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसमें कौन से स्थान पर है, पाकिस्तान इसमें 12वें स्थान पर, भारत से नीचे है, 12वें स्थान पर पाकिस्तान की स्थिति है। और कुल जो देश इसमें शामिल किए गए हैं कुल 143 देशों की ये 143 देशों की ये सूची है। 143 देशों के आधार पर है जो ये रिपोर्ट आपके तैयार की गई है। और मध्य जो अफ्रीकी गणराज्य है, मध्य जो अफ्रीकी गणराज्य है वो इसमें 143वें स्थान पर है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य देश है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जो सबसे अंतिम स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक के अंदर। आपको पहला स्थान अच्छे से ध्यान रखना है, भारत की पोजीशन क्या है वो बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, सबसे पहले हम बात करेंगे जारीकर्ता। कौन है जो जारी करता है, जर्मन वॉच करके कंपनी है, जर्मन वॉच। इस जर्मन वॉच कंपनी के द्वारा ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है जो जारी किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा आप, चतुर्थ श्रेणी वाला। इसलिए स्टार करना है क्योंकि जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन के साथ में आपके टॉपिक दे रखा है। हो सकता है कि उसको करंट से जोड़कर आपसे ये प्रश्न कर दिया जाए कि जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 आया है इसमें कौन से देश की क्या स्थिति है, कौन से देश की क्या स्थिति है, आपसे पूछी जा सकती है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सूचकांक है ये जर्मन वॉच कंपनी है, इसके साथ में एक और कंपनी है, उनके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और हाल ही के अंदर ये जारी किया गया है। अब इसमें इस सूचकांक के आधार पर शीर्ष स्थान की अगर हम लोग बात करें, हम लोग बात करेंगे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। शीर्ष स्थान मतलब टॉप पर शीर्ष स्थान जिस देश का रहा है वो है डेनमार्क। अब स्थान इसका कौन सा है, शीर्ष मतलब टॉप पर यही है, लेकिन पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो ये चौथे स्थान पर है। आप चक्के हो जाएंगे कि भाई सर आप शीर्ष स्थान कह रहे हैं, चौथा स्थान कैसे, कि इसमें जो विशेष सूचकांक की जो एक आंकलन का डाटा है ये टॉप 3 है। टॉप 3 में जो अचीव करेगा जो कंडीशन, उस कंडीशन के आधार पर जलवायु परिवर्तन में जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के आधार पर इनकी रैंकिंग है। और टॉप 3 जो रैंक है वो खाली है, 1 से 3 तक कोई देश नहीं है। मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन में 100% स्थिति किसी भी देश की नहीं है। बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रदर्शन की स्थिति है इसमें जो टॉप स्थिति है, जैसे अचीवर है, जिसने अचीव कर लिया सब कुछ, मतलब एकदम स्थिति बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई भी देश नहीं है। इसलिए 3 स्थान खाली है। चौथे स्थान पर डेनमार्क देश है, चौथे स्थान पर डेनमार्क देश है, ये ध्यान रखना है। और आपके लिए जो वेरी इंपोर्टेंट है वो भारत है। भारत का स्थान, भारत भी अच्छी स्थिति में है जलवायु परिवर्तन के मामले में, भारत गंभीर है। और भारत की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो भारत 10वें स्थान पर है, भारत 10वें स्थान पर है और 67.99 का स्कोर है भारत का, 67.99
9-9 के स्कोर के साथ में भारत कौन से स्थान पर है? भारत आपके 10वें स्थान पर है। विभिन्न श्रेणियों में टॉप जो श्रेणी 1, 2, 3 उस पर कोई भी देश नहीं है, ध्यान रखेंगे। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक है, ये हेनले जो एंड पार्टनर्स है, हेनले एंड पार्टनर्स है, उनके द्वारा ही जारी किया जाता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो जारीकर्ता नोट कर लें आप, जारीकर्ता जारीकर्ता है इसमें आपके हेनले एंड पार्टनर्स। जो हेनले एंड पार्टनर्स है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें जो पहला स्थान है, प्रथम स्थान, इसमें प्रथम स्थान का मतलब क्या हुआ कि किस देश की पासवर्ड है जो सबसे अच्छी स्थिति में, सबसे मजबूत पासवर्ड किसके, उसको पहले स्थान हो। मजबूत पासवर्ड का मतलब होता है पासवर्ड की सुरक्षा की दृष्टि से या पासवर्ड जारी करने के जो तरीके होते हैं उसके आधार पर सबसे अच्छी स्थिति में कौन सा देश है? सिंगापुर है। ये ध्यान रखेंगे, सिंगापुर का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, ये ध्यान रखना है। पासपोर्ट जो सबसे मजबूत किसके हैं? सिंगापुर के हैं, ध्यान रखेंगे। प्रथम स्थान पर इसमें सिंगापुर है। दूसरी बात है भारत का स्थान, भारत का स्थान। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो आपके हैं 85वां, 85 जो स्थान है वो भारत का है। और स्कोर लगभग आपके 51 का है। 51 के स्कोर के साथ जो भारत है 85वें स्थान पर है, ये ध्यान में रखना है। और जो सबसे खराब कमजोर जो स्थान है, अंतिम स्थान की अगर हम लोग बात करें, अंतिम स्थान, अंतिम स्थान वो है आपके इराक देश का। इराक जो देश है इसकी सबसे खराब पोजीशन है 104वीं, 104वां स्थान है। 104 देशों का ही ये पासपोर्ट सूचकांक तैयार किया गया है। और सबसे पासपोर्ट की खराब स्थिति है वो आपके इराक देश के, विश्व के स्तर पर ध्यान रख लेना। और भारत की पोजीशन आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, भारत इसमें आपके 85 पोजीशन पर है, 85वें स्थान पर है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है विश्व स्तर पर कौन सा देश है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित है, आतंकवाद में किसी भी देश की क्या स्थिति है, तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम स्थान, सबसे खराब स्थिति आतंकवाद में किसकी। इसमें प्रथम स्थान का मतलब क्या हुआ? अन्य जो सूचकांक थे, जैसे ये तो क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है कि आतंकवाद से पीड़ित देश कौन सा है। प्रथम स्थान का मतलब है ये सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित है, जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित होगा वो पहले स्थान पर आएगा इसमें, ये बात ध्यान में रखनी है। तो प्रथम स्थान की अगर हम लोग बात करें, प्रथम स्थान पर है प्रथम स्थान बुकीर्ना, प्रथम स्थान पर है बुकीर्ना फासो। बुकीर्ना फासो छोटा सा देश है, ये सबसे ज्यादा आपके आतंकवाद से पीड़ित है, सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित है। और दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान, टोसा, ये तो पीछे रहना ही नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित बुकीर्ना फासो है। और उसके बाद में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान इसमें खराब स्थिति पर है। और अगर बात हम भारत की करें कि भारत का क्या स्थान है, भारत का स्थान, तो भारत का स्थान है इसमें 14वां। भारत आतंकवाद की पीड़ित के मामले में विश्व का 14वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, 14वें स्थान पर है। क्योंकि भारत में भी आतंकवाद की घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं, इसलिए भारत भी आतंकवाद से अछूता नहीं है, आतंकवाद से पीड़ित देश है, इसलिए 14वां स्थान जो है वो भारत का है, ये ध्यान में रखना है। तो कुल जो इसमें देशों की अगर बात करें तो कुल ये देश जो है 163 है, 163 देशों की ये सूची जारी की गई है। 12वां इसका संस्करण था, मतलब संस्करण नोट करना हो तो संस्करण की अगर बात करें इस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की, तो 12वीं बार ये सूचकांक जारी किया गया है। विश्व में सबसे खराब स्थिति बुकीर्ना फासो देश की है और उसके बाद पाकिस्तान की है। भारत की इसमें जो पोजीशन है वो 14वीं है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक डबल स्टार कर लीजिए इसको, आप डबल स्टार इसलिए करना है, ये प्रॉपर राष्ट्रीय स्तर का करंट है आपके। प्रॉपर राष्ट्रीय स्तर का मतलब अब जो सूचकांक पहले जो हमने सूचकांक लिए वो सारे क्या थे, सारे के सारे इंटरनेशनल सूचकांक थे, उसमें केवल भारत की स्थिति को आपको चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से विशेष रूप से ध्यान रखना था। अब ये जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक आया है
ये राष्ट्रीय स्तर का है, भारत के अंदर जारी किया गया सूचकांक है, भारत के राज्यों की क्या स्थिति है उससे संबंधित सूचकांक है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न है जो आपसे किया जाए, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से है जो जारी सॉरी ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जारीकर्ता कौन है जिसने ये सूचकांक जारी किया है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर एक आयोग बना हुआ है जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। नीति आयोग को पहले हम योजना आयोग कहते थे, जिसकी स्थापना 1950 के अंदर होती है, लेकिन इसी का ही नाम परिवर्तन करके मोदी सरकार ने क्या कर दिया, इसको नीति आयोग बना दिया गया है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के द्वारा है जो ये जारी किया गया है। और ये जो सूचकांक है, ये जो सूचकांक है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया है, उनके द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के द्वारा है जो जारी किया गया, अरविंद पनगड़िया के द्वारा जारी किया गया। जारीकर्ता तो कौन है, नीति आयोग है, लेकिन जारी किया किसने है, तो 16 जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है उनके द्वारा जुलाई माह के अंदर ये वित्तीय स्वास्थ्य जो सूचकांक है, ये रिपोर्ट है जो जारी की गई है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करें तो सूचकांक रैंकिंग है, सूचकांक में विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। रैंकिंग की अगर बात करें, पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो जो ओडिशा राज्य है उसकी स्थिति इसमें सबसे अच्छी है। ओडिशा राज्य वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर 67.8 के स्कोर के साथ में 67.8 के स्कोर के साथ में पहले स्थान पर रहा है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, दूसरा स्थान इसमें छत्तीसगढ़ का है ना, दूसरा स्थान इसमें छत्तीसगढ़ का है, और तीसरा स्थान इसमें गोवा का है। ये जो टॉप तीनों राज्य हैं, ये अगर श्रेणी की बात करें, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किए गए थे, इसमें अलग अलग श्रेणियां थी, अचीवर श्रेणी है, फ्रंट रनर श्रेणी है, सबसे नीचे की श्रेणी है। तो ये जो तीनों राज्य आपके अचीवर श्रेणी के अंदर आते हैं, ये बात भी आप साथ में नोट कर लेना। तीनों राज्य कौन सी श्रेणी में आते हैं, अचीवर मतलब कोई चीज है वो हमने अचीव कर ली है, जो लक्ष्य है वो अचीव कर लिया है। तो इसमें जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का जो लक्ष्य है, विभिन्न सूचकांक के आधार पर जो लक्ष्य तय किया गया है, वो लक्ष्य इन राज्यों ने है जो प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये अचीवर श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य हैं। और टॉप 3 भी राज्य है। सीधा प्रश्न भी आपसे पूछ ले कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य, तो ओडिशा, दूसरे पर कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़, तीसरे पर कौन सा है, गोवा। और ये कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं, तो अचीवर श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ये प्रथम स्थान के राज्य आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। दूसरा इसमें एक फ्रंट रनर भी है ना, ये अचीवर के जस्ट नीचे वाली जो पोजीशन होती है वो फ्रंट रनर की होती है। और फ्रंट रनर के 2 राज्य भले ही आप नोट कर लें, हो सकता है कभी पूछ ले तो, एक तो महाराष्ट्र राज्य फ्रंट रनर में पहले नंबर पर है ना, फ्रंट रनर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और दूसरे स्थान पर जो राज्य है वो है यूपी, फ्रंट रनर के अंदर है, मतलब अचीवर श्रेणी के बाद में नीचे की जो श्रेणी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में आती है वो आपके फ्रंट रनर की आती है, ये ध्यान में रखना है। और सबसे जो खराब पोजीशन होती है वो अंतिम स्थान जो है, अंतिम स्थान, और अंतिम स्थान पर आपके हैं लक्षद्वीप जो है वो अंतिम स्थान पर है, लक्षद्वीप है वो आपके अंतिम स्थान पर है। और लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप 36वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 36वें स्थान पर। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों सबको जब हम साथ लेके चलते हैं तो 36वें स्थान पर लक्षद्वीप है, और इसका स्कोर है 9.5 का, स्कोर जो है 9.5 का है। जैसे यहाँ स्कोर 67.8 का टॉप में उड़ीसा का है, तो लक्षद्वीप का जो स्कोर है वो 9.5 का है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान के इसमें जो स्थान है, राजस्थान आपके 6ठे स्थान पर है, राजस्थान 6ठे स्थान पर है। डबल स्टार करके नोट कर लीजिएगा
क्योंकि हो सकता है कि राजस्थान की स्थिति आपको राजस्थान के करंट के हिसाब से पूछ ले। शायद अपने राजस्थान के करंट में पहले चर्चा भी की है, नहीं की है तो अभी आप नोट कर लीजिएगा कि राजस्थान की जो स्थिति वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में वो 6ठे स्थान पर है और राजस्थान का जो स्कोर है वो है 54.75 का। 54.75 के स्कोर के साथ में राजस्थान इस वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में आपके 6ठी नंबर पर है, 6ठी पोजीशन है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये भी भारत सरकार के द्वारा ही जो खाद्य विभाग है उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, लगभग प्रतिवर्ष है जो ये जारी होता है। और हाल ही के अंदर इस सूचकांक की अगर हम लोग बात करें, इस सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो ये जो खाद्य सूचकांक है ये हाल ही के अंदर 6ठी बार जारी हुआ है। लगभग 2018-19 के अंदर पहली बार, 2018-19 के अंदर पहली बार है जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये जारी किया गया था। उसके बाद में लगभग प्रतिवर्ष है जो ये सूचकांक जारी होता है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे जारीकर्ता, इसके द्वारा है जो जारी किया गया है। जैसे जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक था वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, इसी प्रकार ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा है, भारतीय खाद्य भारतीय खाद्य सुरक्षा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण एवं मानव प्राधिकरण के द्वारा, मानव प्राधिकरण के द्वारा एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा है इसका संस्करण, इसका संस्करण। तो इसका जो संस्करण है वो है आपके 6वीं बार है जो ये रिपोर्ट है जो जारी की गई है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से। मतलब कौन सा जो राज्य है खाद्य सुरक्षा के मामले में, मतलब खाद्य जो अनाज है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कौन से जो राज्य हैं उसकी पोजीशन क्या है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। बहुत अच्छे से है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। एक बात आप थोड़ा इसको नोट कर लेना, ये राजस्थान की मैंने पोजीशन बताई है, ये पोजीशन अलग है ना, ये पोजीशन राजस्थान की नहीं है, थोड़ा सा आप इसको नोट करेंगे। सॉरी अभी हाथों हाथ देख लें इसको। ये राजस्थान की खाद्य सुरक्षा की पोजीशन मैंने आपको बता दी, वो मानवीय भूल हो जाती है, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लें कि राजस्थान की जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, मैंने कहा इसकी पहली चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर राजस्थान की जो पोजीशन है वो 12वीं है, राजस्थान की जो पोजीशन है वो 12वीं है। थोड़ा सा आप इसको अलग से नोट करेंगे। राजस्थान की जो पोजीशन है वित्तीय जो स्वास्थ्य सूचकांक है इसमें राजस्थान का 12वां स्थान है, राजस्थान का 12वां स्थान है। और राजस्थान का जो स्कोर है वो आपके 28 का है, 28.6 का, 28.6 के स्कोर के साथ। ये पहले शायद राजस्थान के करंट के साथ देख चुके हैं, फिर भी आप इसको वापस नोट कर लेना। 12वें स्थान पर राजस्थान की पोजीशन है और अंतिम स्थान लक्षद्वीप ही है। ये थोड़ा सा आप लोग, अंतिम स्थान भी लक्षद्वीप का नहीं है, थोड़ा सा आप इसको भी नोट कर लें, ठीक है। हाँ, ये जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है इसमें पहले स्थान पर ओडिशा सही है, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र फ्रंट रनर में। राजस्थान की पोजीशन 12वीं है 28.6 के स्कोर के साथ में। अंतिम स्थान का इसमें ध्यान आपको नहीं रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं खाद्य राज्य जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसके बारे में। इसमें जारीकर्ता में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण है। संस्करण इसका कौन सा है? संस्करण इसका 6ठा है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं शीर्ष राज्य की। शीर्ष राज्य, पहले स्थान पर जो राज्य रहा है वो रहा है आपके केरल। शीर्ष राज्य के अंदर पहला जो स्थान है वो केरल का है। केरल जो राज्य है इसमें पहले नंबर पर है, ये बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और केरल का जो स्कोर है वो आपके 73.75 के स्कोर के साथ में केरल पहले नंबर पर है। और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा भले नोट कर ले जम्मू कश्मीर, तीसरा जो स्थान है वो जम्मू कश्मीर राज्य का है, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम लोग बात करें राजस्थान की। राजस्थान की जो पोजीशन है तो राजस्थान की इसमें पोजीशन है 6ठी, तो पहले हमने भूल से नोट कर लिया था। 6ठी पोजीशन राजस्थान की इसमें है। और राजस्थान का स्कोर जो है वो है आपके 54.75। जो चीज यहाँ करनी थी पीछे वाले में थोड़ा देखो मानवीय भूल हो जाती है, सारी चीजें जब मिक्स होती है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, इसको आप अच्छे से
मैनेज कर लेना वापस, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है कि राजस्थान की इसमें पोजीशन तो आपके 12वीं है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, लेकिन खाद्य जो सुरक्षा सूचकांक है ये हमने पहले बात नहीं की थी, ये पहले किसी क्लास के अंदर बात नहीं की है, इसलिए इसको आप वेरी इंपोर्टेंट करके नोट कर सकते हैं। राजस्थान की पोजीशन 6ठी है और 54.75 के साथ में राजस्थान का स्कोर रहा है, 6ठे स्थान पर रहा है। इसमें जो अंतिम स्थान है वो लक्षद्वीप का है, अंतिम स्थान लक्षद्वीप का है, ये नोट करना है। अंतिम स्थान, अंतिम स्थान, अंतिम स्थान पर आपके लक्षद्वीप रहा है, 36वां स्थान इसमें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर है और 36वीं पोजीशन है, 9 का स्कोर है, 9 पॉइंट आपके 5 के स्कोर के साथ में लक्षद्वीप है जो अंतिम स्थान पर रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ये बात अच्छे से आपको नोट करनी है, ठीक है। के बाद में चलते हैं आगे। आगे है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की अगर बात करें तो हाल ही के अंदर इसका पहला संस्करण जारी किया गया है। संस्करण विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की अगर बात करें तो इसका जो संस्करण जारी किया गया है ये संस्करण है पहला, संस्करण पहला है और जो प्रथम स्थान पर रहा है विश्व स्तर पर, पहला स्थान, पहले स्थान पर जो रहा है वह रहा है अमेरिका। इस भविष्य कौशल सूचकांक में पहले स्थान पर जो रहा है वह आपके यूएसए, अमेरिका जो देश है वो रहा है। अगर भारत के स्थान की बात करें, भारत का स्थान, भारत का स्थान, तो भारत का इसमें स्थान रहा है लगभग आपके 25वें स्थान पर भारत रहा है और भारत के जो अंक मिले हैं भारत को इसमें 76.6 के स्कोर के साथ में, 76.6 के स्कोर के साथ में भारत इसमें 25वें स्थान पर है। और आपके लिए काम की चीज, भारत का स्थान बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। भविष्य कौशल का मतलब है कि भविष्य के अंदर जो लोग हैं कौशल की दृष्टि से उनकी क्या स्थिति है, इसके आधार पर ये सूचकांक पहली बार तैयार किया गया है। यूएसए है जो इसमें आपके पहले स्थान पर है। उसके बाद में है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, इसमें विश्व स्तर पर पहला स्थान। शॉर्ट में नोट कर लेना, भ्रष्टाचार की दृष्टि से अच्छी पोजीशन में कौन सा देश है जहां भ्रष्टाचार की स्थिति सबसे कम है, तो पहले स्थान पर जो देश है वो तो है डेनमार्क। डेनमार्क जो देश है वो भ्रष्टाचार सूचकांक के अंदर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहले स्थान पर है। दूसरी बात इसमें है भारत की पोजीशन, भारत का स्थान, भारत के स्थान की अगर हम लोग बात करें तो भारत इसमें आपके हैं 96वें स्थान पर, 96, 96वां स्थान जो है वो भारत का है। भारत इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर 96वें नंबर पर है, ये बात आपको नोट करनी है। 2023 में भारत 93वें स्थान पर था, है ना, 2023 में भारत 93वें स्थान पर था। स्कोर भारत का इसमें है 38 का, स्कोर की अगर बात करें 38 का स्कोर है। और 2023 में भारत की जो स्थिति थी वो थी 93 की। इसका मतलब भारत में भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है कि कम हो रही है? वृद्धि हो रही है, भ्रष्टाचार के मामले में भी स्थिति खराब हो रही है ना। हम 93 से 96 पर जा रहे हैं, इसका मतलब भ्रष्टाचार के अंदर भी हमारे देश की स्थिति खराब हो रही है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और कुल जो इसमें देश थे वो आपके थे 180 देशों का ये सूचकांक था, जिसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की पोजीशन 96 आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक की अगर बात करें तो हाल ही के अंदर इसका 17वां संस्करण जारी किया गया है। सबसे पहले संस्करण की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो संस्करण था वो तो था 17वां संस्करण है। एक बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरी है विश्व में पहला स्थान, विश्व में पहला स्थान, तो विश्व में जो पहला स्थान है वो है स्विट्जरलैंड का, विश्व में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। बात अगर हम लोग भारत की करें कि भारत की इसमें क्या स्थिति है, तो भारत इसमें है 39वें स्थान पर। भारत का स्थान और भारत की जो पोजीशन है
वो है आपके 39वें, 39, 39वां स्थान है। भारत इसमें 39वें स्थान पर है। ये बात ध्यान में रखनी है कि भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी आपके 39वें स्थान पर है। भारत का जो स्थान है वो 39वां है। मोस्टली आपको वैश्विक नवाचार के अंदर, मतलब किसी मामले में नवाचार करते हैं, उस नवाचार की स्थिति के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। कुल 193 देशों की ये रैंकिंग तैयार की गई है। इसमें भारत आपके 39वें स्थान पर है। अच्छी पोजीशन है कि हम नवाचार के मामले में आगे हैं, ठीक है। उसके बाद में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे, ये भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें विभिन्न रैंकिंग के आधार पर हवाई अड्डों की जो स्थिति है उसके आधार पर विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे हैं उसकी अगर हम बात करें तो विश्व में नंबर 1 पर, विश्व में पहले स्थान पर जो हवाई अड्डा है, एक तो ये ध्यान में रखना है कि विश्व में पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चांगी जो हवाई अड्डा है, चांगी हवाई अड्डा, ये जो चांगी हवाई अड्डा है ये सिंगापुर देश में। तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का जो है कि विश्व के सबसे बढ़िया स्थिति में, पासपोर्ट के मामले में भी हमने पीछे पढ़ा था कि सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। पासपोर्ट के मामले में भी सिंगापुर विश्व में पहले नंबर पर है। उसी प्रकार चांगी जो हवाई अड्डा है वो विभिन्न सुविधाओं की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। और भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भारत का जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो आपके हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ये आपके भारत के अंदर सबसे बढ़िया पोजीशन के अंदर है, सबसे अच्छी स्थिति में भारत के अंदर इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत का जो हवाई अड्डा है वो आपके इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। और भारत का ये सबसे व्यस्ततम, विश्व का सबसे व्यस्ततम 9वां है। भारत का नहीं, विश्व का सबसे व्यस्ततम की अगर बात करें तो 9वें स्थान पर है आपका ये दिल्ली वाला जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, विश्व का 9वां सबसे ज्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में है यात्रा व पर्यटन सूचकांक। यात्रा व पर्यटन सूचकांक की अगर बात करें तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किए गए हैं। जारीकर्ता की अगर हम लोग बात करें, जारीकर्ता ये जो रिपोर्ट है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि यात्रा व पर्यटन की दृष्टि से कौन सा देश है जिसकी अच्छी पोजीशन है, कौन से की खराब पोजीशन है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। और विश्व में पहला स्थान, विश्व में पहला स्थान ये ध्यान में रखना है, विश्व में जो पहला स्थान है वो अमेरिका का है। अमेरिका जो यूएसए है इसका विश्व में कौन सा स्थान है, आपके पहला स्थान है। ये बात ध्यान रखनी है। अब है भारत की पोजीशन, भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत की स्थिति की अगर बात करें तो भारत इसमें 39वें स्थान पर है। भारत इसमें 39वें स्थान पर है। यात्रा व पर्यटन सूचकांक के अंदर भारत की जो पोजीशन है वो 39वें है। और ये पोजीशन ही मोस्टली आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए गए हैं, अमेरिका पहले नंबर पर है। ये दोनों इंटरनेशनल हिसाब से ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पर अब भारत की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। इस क्लास के अंदर विश्व स्तर के जो भी आपके महत्वपूर्ण सूचकांक थे जिसमें भारत की क्या पोजीशन है उन सब की हम लोगों ने बात की है। और भारत के भी प्रमुख कुछ सूचकांक थे उनकी भी हम लोगों ने बात की है। सूचकांक और रिपोर्ट जो भी महत्वपूर्ण पिछले कुछ महीनों की है वो सारे इसमें ली गई हैं। 2025 के महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।